और देखिए दर्शकों, जैसा मैंने आपको कहा, जब दिल्ली में कोई सुबुगाहट नहीं थी, किसी को दूर दूर कानो कान खबर नहीं थी कि नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट का रीशफल करने वाले हैं, हमने आपको भारत की बात में ही बताया था सबसे पहले इसी चैनल, आपके चैनल रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, रिपब्लिक भारत पे। लोगों ने कहा था ऐसे ही है, लेकिन फिर जब हुआ तो सबने कहा भैया रिपब्लिक ने बता दिया था 10 दिन पहले, और ऐसे ही हम अब आपको बताने जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब अपना कैबिनेट का विस्तार अब करेंगे तो उसमें क्या क्या हो सकता है, कौन से वो बड़े नाम हैं जिनको योगी आदित्यनाथ जगह दे सकते हैं। सूत्रों की माने तो इसी महीने 25-26 अब आ गई, योगी सरकार नए मंत्रियों को शपथ दिला सकती है। कार्यक्रम जारी है, प्रक्रिया जारी है, कॉल्स जारी हैं, लोगों को लखनऊ बुलाया जा रहा है, बोला जा रहा है। कई ऐसे लोग हैं जिनको उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी उनको कैबिनेट में जगह देंगे, उनको नहीं मिली, तो उनको योगी आदित्यनाथ यूपी की कैबिनेट में, क्योंकि जातीय समीकरण सेट करना, ये जो देसी जो राजनीतिक भाषा है ना कि जातीय समीकरण को सेट करना है, भाई किसी नेता से बात करिए, भैया समीकरण नहीं बैठ रहा है, तो ये समीकरण बैठाने के लिए योगी आदित्यनाथ ये करने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने वैसे कहा है कि मैं जाऊंगा इलेक्शन में तो एक चीज पर जाऊंगा, वो है मेरा काम। उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, और अगर विपक्ष को सवाल उठाना है तो उस पर उठाएं कि योगी ने क्या किया और क्या नहीं किया। लेकिन अगर हम आपको बताएं कैबिनेट रीशफल के बारे में, तो खबर के मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आलाकमान ने नए मंत्रियों के नामों पर मुहर लगा दी है। 5 से 7 नए मंत्री शामिल हो सकते हैं और कुछ के विभागों में फेरबदल हो सकता है। विभागों में ज्यादा फेरबदल की बात की जा रही है, वो इसलिए क्योंकि देखिए 8 से 9 महीने, 10 महीने में इलेक्शन है। फरवरी के आखिरी सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह में इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर देगी हमारे सूत्रों के अनुसार कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आ रहे हैं, और अगर ऐसा होगा तो किसी को भी निकालना ये बहुत बड़ा मुश्किल का सबब हो सकता है। इसीलिए निकालने से ज्यादा जोड़ा जाएगा, तो रीशफल से ज्यादा एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन है। और ये जैसा कि केंद्र में होता है वैसा ही राज्यों में भी, ऐसा नहीं कि जो मनाया मुख्यमंत्री का वो कर दिया, वो सबसे बातचीत करते हैं। किस किस से बातचीत करते हैं ये हम आपको बताएंगे। योगी आदित्यनाथ प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के सचिव, संघ वालों से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व से, सबसे एक एक करके बात की जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना महत्वपूर्ण है। एक गलत कदम, एक गलत नाम, एक नाम अगर गलत जोड़ लिया या सही आदमी को हटा दिया तो उसका क्या असर होगा, वो सोच समझ के। भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल में मुंह की खाने के बाद उत्तर प्रदेश का इलेक्शन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और यह बात बताने की जरूरत नहीं, बीजेपी जानती है, और यह बात अखिलेश यादव भी जानते हैं। इसलिए नजर है उनकी, बहन जी की नजर है कि क्या कोई है जिसको हटाया जाएगा, क्या कोई है जिसको योगी आदित्यनाथ हटाने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ जैसा कि हमने आपको बताया, एक एक करके सबसे बात होगी। जो सरकार के सहयोगी हैं उनसे भी बात होगी, और सरकार में शामिल होने के हकदार हैं उनसे भी बात होगी। अब तक जो संकेत है उसके मुताबिक योगी मंत्रिमंडल पर मोदी मॉडल की छपाक दिखेगी। मोदी मॉडल यानी एक ऐसा मॉडल जिसमें पिछड़े, दलितों, महिलाओं को तवज्जो दी जाएगी। दोबारा बता रहा हूं, पिछड़ों, दलितों और महिलाओं को तवज्जो दी जाएगी। योगी आदित्यनाथ, जिसमें युवाओं और मेहनती लोगों का ओहदा बढ़ाया गया था। वो कौन कौन से लोग हैं दर्शकों, ये जो हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे अब ग्राफिक्स के जरिए, ये कौन कौन से लोग हैं जो इस बार योगी आदित्यनाथ, जी हां, योगी आदित्यनाथ की सरकार में उत्तर प्रदेश में मंत्री बन सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व नेता और अब बीजेपी में शामिल जितिन प्रसाद की लॉटरी लग सकती है। खबर है
कि जितिन प्रसाद का योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, उनको बीजेपी चाहती है। जितिन क्या चाहते हैं वो एक अलग चीज हो सकती है। जितिन प्रसाद पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, एमओएस रह चुके हैं, रेस में सबसे आगे हैं, अभी अभी आए हैं। लेकिन क्या वो मंत्री बनने के लिए आए हैं? अगर उनकी मानी जाए हमारे सूत्रों के अनुसार तो नहीं। जितिन ने कहा वो काम करना चाहते हैं। तो क्या योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के फायदे के लिए जितिन से आग्रह करेगी कि वो आए और एमएलसी बने पहले और फिर मंत्री बने? क्योंकि जितिन एमएलसी नहीं है, जितिन सांसद नहीं, विधायक नहीं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं। क्या उनकी नजर 24 में है? क्या वो काम करना चाहते हैं जड़ों में? क्योंकि अभी जो दिख रहा है जितना, वो यही है। वो कहां है अभी जितिन प्रसाद? अपने इलाके में शाहजहांपुर, जो 5-6 विधानसभाएं वहां काम कर रहे हैं लगातार बीजेपी में आने के बाद। जितिन प्रसाद जतिन जी के बेटे हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता। इनकी अपनी एक पैठ है अपने इलाकों में। बीजेपी जानती है एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा जितिन प्रसाद कितना असर डाल पाते हैं ग्राउंड पे, वो देखने को मिलेगा अब से 8 से 10 महीने। इससे पहले जितिन प्रसाद के मोदी कैबिनेट में शामिल होने की भी चर्चा थी, क्योंकि वो पूर्व मंत्री रह चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद अब यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि जितिन प्रसाद क्या योगी सरकार में शामिल होंगे। जैसा मैंने कहा, यह कहा जा रहा है जितिन प्रसाद, यह कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, यह साफ होना चाहिए दर्शकों आपको, यह कहा जा रहा है योगी आदित्यनाथ बीजेपी की सरकार की तरफ से कि क्या जितिन को लाया जाएगा। क्योंकि एक ऐसी धारणा बन गई थी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार, बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश की, क्या ब्राह्मणों को कम तवज्जो दे रही है? तो क्या उसको बैलेंस करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए एक ब्राह्मण चेहरे को लाया जाएगा जितिन प्रसाद को? देखते हैं। दूसरा बड़ा नाम अरविंद कुमार शर्मा। अरविंद कुमार शर्मा, इनके नाम पर ऐसा एक सवालिया निशान लगा हुआ है, एक ऐसी अटकलें चल रही हैं। ये पूर्व प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी हैं, इस समय बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं। ये कहा जाने लगा था उत्तर प्रदेश में को देखो भाई, दिल्ली से आए हैं, सब कुछ यही है अब, लेकिन जो असलियत है वो असलियत है। बाबा ने दिखा दिया है कि उत्तर प्रदेश में, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई है, माफ कीजिएगा, कोविड से लड़ाई में और उनके काम में, यह साफ है कि इट्स बाबाज वे इज ऑन द हाईवे, कि जो योगी चाहेंगे वो होगा उत्तर प्रदेश में। तो क्या योगी एके शर्मा को शामिल करेंगे? तो देखना होगा, बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाएगा। क्योंकि एके शर्मा, यह कहा जाने लगा था कि अपना एक गुट बनाने की कोशिश कर रहे हैं यूपी में, लेकिन बाबा ने सब सेट कर दिया। बाबा का बोलबाला है, बम बम है। तो क्या योगी आदित्यनाथ एके शर्मा को अपनी कैबिनेट में लेंगे इलेक्शन में जाने से पहले? तीसरा बड़ा नाम जिस पर अटकलें लगाई जा रही है वो है संजय निषाद। संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। संजय निषाद के बेटे सांसद हैं संत कबीर नगर से। संजय निषाद आपके चैनल पे भी आए, रिपब्लिक भारत पे भी आए, और कई बार कहा कि जो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ चाहेंगे वो उनकी पार्टी करेगी। उत्तर प्रदेश की करीब 70 सीटों पर निषाद समाज का प्रभाव है, 70। निषाद पार्टी ने भी बीजेपी के साथ मिलकर अगला चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में संजय निषाद मंत्री बन सकते हैं, लेकिन कई अटकलें यह है कि क्या संजय निषाद खुद बनना चाहेंगे या वो अपने बेटे को बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाला है, फरवरी या मार्च में, जैसे मैंने आपको बताया, या तो फरवरी के आखिरी सप्ताह या फिर मार्च के पहले। ऐसे में योगी सरकार ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहेगी दर्शकों, जो 2022 के चुनाव में उनके लिए मुश्किलें खड़ी करे। और इसी मकसद से योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल विस्तार का फैसला किया है, जिसका औपचारिक ऐलान केवल होना बाकी है। लेकिन जितने भी नाम हम आपको बता रहे हैं ना, उसमें एक बात साफ है, और यह बात आपको भी साफ हो जानी चाहिए कि कुछ नाम जैसे दिल्ली में नहीं पता थे, हमने आपको 80% नाम बता दिए केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में, लेकिन कई ऐसे नाम निकल के आ गए थे। अश्विनी वैष्णव हाँ नाम था, लेकिन किसी को यह नहीं मालूम था कि 11 महिलाएं आ जाएंगी, 27 ओबीसी आ जाएंगे। और जब हम आपको बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट एक्सपेंशन में
नरेंद्र मोदी की छाप होगी तो ये मान के चलिए आप कि कुछ ऐसे नाम होंगे जिसके बारे में किसी को कानो कान हवा नहीं होगी, सिर्फ 3 लोगों को मालूम होगा, 4 ज्यादा से ज्यादा। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जैसा मैंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और योगी आदित्यनाथ, ये 4 लोगों के अलावा पता नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ को पता है कि चुनाव जीतना कितना महत्वपूर्ण है, सरकार का कामकाज मायने रखता है, क्योंकि तमाम समीकरणों के बावजूद सरकार का कामकाज चुनाव जीतने में एक अहम रोल निभाता रहेगा। और इसीलिए जैसा कि मैंने आपसे कहा, योगी आदित्यनाथ का ये जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उत्तर प्रदेश में, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। हमें देखना होगा कि कौन कौन से वो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारियां अब छीन ली जाएंगी उनसे, वो कौन लोग हैं जिनसे बाबा नाखुश हैं, वो कौन मंत्री हैं जो अपना काम सही नहीं कर पा रहे हैं। पर एक सवाल है कि क्या ये बहुत देर में हो रहा है? क्या ये अब से साल भर पहले, 12 महीने पहले नहीं हो जाना चाहिए था, जब बाबा जानते हैं कि कौन क्या काम कर रहा है और कौन गलत? क्योंकि जो प्रक्रिया हमने आपको दर्शकों देशवासियों समझाई थी कैबिनेट रिशफल के लिए देश के, वही प्रक्रिया यूपी में भी की गई है। एक लिस्ट आरएसएस ने भेजी है, एक लिस्ट बीजेपी की पार्टी ने भेजी है, एक लिस्ट योगी बाबा आदित्यनाथ की अपनी है। और फिर उन 3 लिस्टों पे चर्चा होती, बात होती कि किस तरीके से, अगर एक नाम आता है, अगर जितिन का नाम आया, पार्टी ने कहा कि जरूरत है जातीय समीकरण बिठाने की, ब्राह्मण समाज को एक मैसेज देने की, लेकिन अगर आरएसएस की लिस्ट में आया कि नहीं यहां, तो उस पर निर्भर करता है। इसलिए तीनों लिस्ट में चेक पॉइंट जरूरी है। काटा अगर एक भी लिस्ट में आया तो फिर आपका नाम नीचे। योगी सरकार में फिलहाल 53 मंत्री हैं, जिनमें 23 कैबिनेट मंत्री हैं। इनमें 9 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं, जबकि 21 राज्य मंत्री की भूमिका में हैं। 21। दरअसल योगी सरकार को पार्टी के अंदर भी जातीय समीकरण साधना है, और वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाएंगे, तस्वीरों के आगे ग्राफिक्स चलाएंगे। अगर उन नेताओं की, जी हां, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये साधने की कोशिश है। यूपी में 2022 का चुनाव दिलचस्प होने वाला है। ऐसे में सियासी समीकरण काफी मायने रखता है योगी आदित्यनाथ के लिए और बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण निषाद पार्टी है, जिसके अध्यक्ष संजय निषाद ने खुल के कहा है कि वो बीजेपी के साथ रहेंगे। उन्होंने कहा है कि हम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के साथ हैं। संजय निषाद बीजेपी के काफी करीबी हैं। अब निषाद समुदाय में आते हैं और इसीलिए उन्हें बीजेपी के प्रति वफादारी का इनाम दिया जा सकता है, साथ में रह के काम करने का इनाम दिया जा सकता है। इनसे समुदाय तो खुश होगा जो बीजेपी के साथ जुड़ेगा। बीजेपी एक मैसेज भी दे पाएगी दूसरों को, क्योंकि दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार में 7 मंत्रियों के लिए जगह खाली है। 7 दर्शक, 7। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को हर हाल में साधा जा सके, और जो मंत्री सरकार में शामिल हैं उन्हें भी बाहर ना किया जाए। योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें चलाएंगे ताकि लोगों की नाराजगी कम की जा सके। देखिए, कोविड है, कोविड हुआ है, एक लहर आई, दूसरी लहर आई। योगी आदित्यनाथ को खुद कोविड हुआ और उन 12-13 दिनों में यह कहा जाने लगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार सही काम नहीं कर रही है। फिर बाबा उठे, 75 में से 62 जिलों में घूमे, गए, काम किया, अस्पताल बनाया, लोगों को यह आश्वासन देने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें पता है वोट तो उत्तर प्रदेश की जनता काम पे करेगी। असदुद्दीन ओवैसी आ जाए और कहे उनके पार्टी के नेता कि यूपी में मुख्यमंत्री तो एक समुदाय का बनेगा, राजभर कहें 5 मुख्यमंत्री बनेंगे, उस पे कौन वोट डालेगा जी? यूपी की जनता को समझते नहीं है आप? ये दर्शकों आपकी जिम्मेदारी है। अब जैसा मैं कह रहा हूं, आपको चुनना है। एक जो काम पे मांगे वोट, दूसरा जो धर्म या जात पे मांगे। लेकिन कैबिनेट रिशफल एक्सपेंशन पे आते हुए उत्तर प्रदेश सरकार में क्या छुट्टी हो सकती है कुछ लोगों की?
उसमें भी मोदी सरकार के मॉडल को अपनाया जा सकता है क्या? किसी ने सोचा था कि क्या रविशंकर प्रसाद को हटाया जाएगा, प्रकाश जावड़ेकर को बदल दिया जाएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन को बदल दिया जाएगा, रमेश पोखरियाल निशंक को बदल दिया जाएगा? लेकिन हुआ, क्योंकि यह है नरेंद्र मोदी मॉडल। उम्र दराज और कमजोर प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों को क्या बाहर का रास्ता दरवाजा दिखा दिया जाएगा? उनके मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जा सकता है क्या? जो मंत्री 70 साल के पार हैं, उन पर सबसे ज्यादा तलवार लटक रही है। इनमें सबसे ऊपर जिनका नाम है वो है मुकुट बिहारी वर्मा। मुकुट बिहारी वर्मा सहकारिता मंत्री, जो योगी सरकार में सहकारिता मंत्री हैं। इनके अलावा पशुधन एवं मत्स्य मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी को भी इस्तीफा देना पड़ सकता है क्या? लोक निर्माण राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद को भी क्या मंत्री पद गंवाना पड़ सकता है क्या? और खादी एवं ग्राम उद्योग मंत्री चौधरी उदयभान सिंह जी को भी क्या बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है? इन सभी मंत्रियों की उम्र 70 साल से पार बताई गई। हालांकि संघ नहीं चाहता कि किसी को भी इस समय इलेक्शन में जाने से पहले बाहर निकाला जाए, क्योंकि जब ये लोग बागी अगर हो गए, देखिए असलियत है राजनीति, आप किसी को बाहर निकालेंगे और फिर चाहेंगे कि वो साथ रहे, तो हर आदमी रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर नहीं होता। कोई आदमी अगर यूपी में जो मंत्री है उसकी अपनी पैठ है, अगर उसको बाहर निकाल दिया जाए तो क्या होगा? वो नाम हम दोबारा चलाएंगे एक एक करके। देखिए वो नाम, ग्राफिक्स चलाएंगे एक एक करके वो नाम। मुकुट बिहारी वर्मा, देखिए कौन है मुकुट बिहारी वर्मा, कहां से आते हैं? सहकारिता मंत्री हैं। अगला नाम लक्ष्मी नारायण चौधरी। लक्ष्मी नारायण चौधरी वरिष्ठ हैं, 70 बरस से ऊपर है। तीसरा नाम चंद्रिका प्रसाद जी, ये भी 70 बरस से ऊपर है, लोक निर्माण मंत्री हैं इस समय। चौथा नाम, आगे बढ़ेंगे, अगला नाम चौधरी उदयभान सिंह। ये सभी व्यक्ति 70 साल से ऊपर तो है, लेकिन इनकी अपने राज्यों में पैठ है, दर्शकों, अपने अपने इलाकों में पैठ है। तो ऐसे में क्या योगी कैबिनेट के विस्तार का ऐलान जब कभी भी हो सकता है, तो संघ का यह कहना है हमारे सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, कि अभी आप किसी को हटाइए मत, अभी आप किसी को निकालिए मत। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उत्तर प्रदेश बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल का बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा। इन दोनों व्यक्तियों का, सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह, इनकी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बताया जाता है कि इन दोनों की मुलाकात आला कमान से हुई, जिन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार की मंजूरी दे दी है और फिर ये वापस योगी आदित्यनाथ के पास गए। लेकिन आपको याद होगा, योगी दिल्ली आए थे, उस समय ये अटकलें लगने लगी थी दिल्ली में, क्या योगी जी से नाराज है मोदी? वो सब अटकलें थी, बकवास था। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई है, उससे ये साफ है। लेकिन हम आपके लिए लाए हैं ये खास रिपोर्ट, ये देखिए और फिर आगे आपको और एक्सक्लूसिव जानकारी देंगे। देखिए ये रिपोर्ट। योगी कैबिनेट का विस्तार जल्द, बीजेपी आला कमान की हरी झंडी। अगले हफ्ते हो सकता है विस्तार। मैं नारायण तातुरानी, आई सर्वानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया। केंद्र सरकार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, बस इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। सूत्रों के हवाले से मिल रही खबर के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के विस्तार का फैसला किया है और बीजेपी आलाकमान ने नए नामों पर अपनी मुहर भी लगा दी है। दरअसल रविवार को बीजेपी और संघ की बैठक हुई थी और इसमें तमाम सियासी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार और इस विस्तार में किन-किन को शामिल किया जाए, इस पर चर्चा हुई। इस चर्चा में कई नामों पर सहमति बनी, जिसके बाद सोमवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल दिल्ली पहुंचे। दोनों ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ इन नामों पर चर्चा की गई और खबर है कि नए मंत्रियों की लिस्ट को हरी झंडी मिल गई है। सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल में कोई बड़े फेरबदल की संभावना नहीं है, लेकिन इनमें 5 से 7 मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है।
उनमें वो नाम भी हो सकते हैं जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, यानी न तो वो विधानसभा के सदस्य हैं और न ही विधान परिषद के। यही वजह है कि दिल्ली में विधान परिषद के लिए उन 4 नामों पर भी मंथन हुआ जिन्हें विधान परिषद में भेजा जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये भारत की बात में हमने आपको बताने की कोशिश की कि योगी आदित्यनाथ किस तरह से नरेंद्र मोदी की छाप लेकर आएंगे अपने कैबिनेट रिशफल पे। नजर बनाए रखिएगा। सबसे पहले याद रखिएगा, आपको रिपब्लिक भारत ने बताया था कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में भी अब कैबिनेट रिशफल कर सकते हैं। और अब बात पूरे देश की करते हैं, ये भारत की बात है भाई। दीदी खेला होवे दीदी। ममता बनर्जी एक बार फिर दिल्ली का किला फतेह करने की कोशिश कर रही हैं। बंगाल में खेला के बाद ममता बनर्जी अब पूरे देश में खेला करने की तैयारी है। और 1 मिनट के लिए सोचिए दर्शकों, क्यों ना हो, बीजेपी को मुंह की खिलाने के बाद, हराने के बाद ममता बनर्जी 7वें आसमान पे है, ऑन क्लाउड 9। हरा दिया है उन्होंने बीजेपी को बंगाल में और अब कह रही हैं मैं दिल्ली की तरफ कूच करूंगी। पर क्या उनका बंगाल का खेला होवे दिल्ली में चल पाएगा क्या? हमने 2019 में देखा है, 19 में हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने के बाद ममता बनर्जी अब बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी में है। बंगाल के बाद अब ममता दिल्ली फतेह करने का प्लान बना रही हैं। बड़ा सवाल यह है कि 2024 की लड़ाई में ममता और मोदी के बीच क्या लड़ाई होगी और क्या देशवासी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को, क्या उत्तर प्रदेश का आदमी अपनी नेता की तरह देखता है? क्या शरद पवार को महाराष्ट्र में वो बहुत बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, पर क्या बिहार का व्यक्ति उनको अपने प्रधानमंत्री की तरह देखता है? मैं चाहता हूं अगर हम बड़े वो लोग दिखा सकें, तस्वीरें दिखा सकें, ग्राफिक दिखा सकें जो हमारी टीम ने बनाया। एक तरफ प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ दर्शकों कौन है? एक तरफ नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी, शरद पवार, अखिलेश यादव, मायावती। यही नहीं, चौटालाज भी हैं हरियाणा से, पंजाब से अकाली दल आ गया है, जम्मू कश्मीर से ओमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला आ गए हैं। तो जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, अगर आपको याद हो वो 2019 से पहले की एक रैली, दीदी खड़ी हैं बीच में हाथ पकड़े, स्टालिन से लेके और फारूक अब्दुल्ला तक, शरद पवार से लेके और अखिलेश यादव तक सब थे स्टेज पे। लेकिन कर क्या पाए, क्या बदल पाए? हमको यह बात समझनी है और यह आपको देखना है दर्शकों की क्या क्षेत्रीय नेता, क्या ममता बनर्जी जो हमेशा बंगाल अस्मिता की बात करती है, जिन्होंने बीजेपी को हराया, हां हराया, लेकिन क्या वो शरद पवार, अखिलेश यादव, मायावती, चौटाला, फारूक अब्दुल्ला, इन हारे हुए खिलाड़ियों के साथ, नेताओं के साथ आकर जो अपने अपने राज्य में सत्ता पे काबिज हैं, लेकिन दिल्ली में एक नहीं 2 बार आपने उन्हें हराया है, तो क्या वो एक बार फिर इकट्ठा होके नरेंद्र मोदी के खिलाफ, क्योंकि कहते हैं एकता में बल है, तो क्या ये जो सब एक साथ होके एकता दिखाना चाहते हैं, क्या ये नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं? ये आपको निर्णय लेना है। बीजेपी समझ रही है, लेकिन बीजेपी की सोच मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सत्तारूढ़ पार्टी की सोच। सूत्रों के अनुसार बीजेपी कहती है शरद पवार को महाराष्ट्र में बिल्कुल कद्दावर नेता है, बिहार में नहीं। अखिलेश यादव का बंगाल में क्या मतलब है? ऐसे ही ममता बनर्जी का उत्तर प्रदेश में क्या मतलब है? क्या मतलब है? क्या प्रधानमंत्री मोदी जाएं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में और वहां शरद पवार आए, क्या टक्कर है? बिहार के मधुबनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएं और वहां ममता बनर्जी आए, क्या टक्कर है? महाराष्ट्र नागपुर में प्रधानमंत्री जाएं और अखिलेश यादव आए, क्या टक्कर है? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव टक्कर देने की सोच सकते हैं, बंगाल में ममता बनर्जी, पवार साहब महाराष्ट्र में, चौटाला जी हरियाणा में, फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में। लेकिन क्या ये जब एक साथ आए, जो 2019 में कोशिश की थी, क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं? आइए
अब आपको जल्दी से बता देते हैं हम कि ममता की इस वर्चुअल कार्यक्रम में कौन कौन शामिल हुआ और इसके मायने क्या है। एनसीपी नेता शरद पवार, जैसा मैंने आपको बताया, इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। दिल्ली में विपक्ष के नेता एक मंच पर थे। ये ग्राफिक्स डायरेक्टर साहब आपको पहले चलाने चाहिए। पवार के साथ ही कांग्रेस के नेता भी मंच पर दिखे। शरद पवार, जैसा मैं आपको बता रहा था। पी चिदंबरम साहब कांग्रेस को एक सीट नहीं जिता सकते हैं। दिग्विजय सिंह कौन है? राहुल गांधी के पहले राजनीतिक गुरु। तो सोच लीजिए आप, ये सब मिलके नरेंद्र मोदी को हराना चाहते हैं। और कौन है? अगले नाम की तरफ बढ़ते हैं। जया बच्चन, अमिताभ बच्चन की धर्मपत्नी है, नेत्री है, समाजवादी पार्टी की। कह रही हैं कि ममता बनर्जी को ये केंद्र में जब लड़ेंगी तो ये काम करेंगे एक साथ उसमें। और कौन था दिखाते हैं आपको। अगला नेता राम गोपाल यादव। राम गोपाल यादव का एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक है, मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रोफेसर साहब के नाम से जाने जाते हैं। अखिलेश यादव इन पे आंख मूंद के भरोसा करते हैं। प्रोफेसर साहब ने कह दिया तो कर दो। शायद आजकल इतना नेताजी पे भी ना करते हो जितना इन पे करते हैं। ये वो सारे लोग हैं। ये प्रियंका चतुर्वेदी जी, जो पहले कांग्रेस में थी, अब शिवसेना में है, सांसद हैं, ये सब थे वहां एनसीपी की तरफ से। सुप्रिया सूले, शरद पवार जी की बेटी। शरद पवार चाहते हैं कि सुप्रिया सूले को वो कद मिले, सिर्फ एनसीपी में नहीं, बाकी पार्टियों में भी। इसलिए वो उनको उस स्तर पर लेके जा रहे हैं जहां पर और पार्टियों के नेता भी सुप्रिया सूले की सीनियरिटी समझे। मनोज झा आरजेडी से, तो समझिए आप कहां कहां से। और यहीं से नहीं, बिहार से चलते हैं, आंध्रा टीआरएस के केशव राव मौजूद थे। केशव राव। लेकिन ये बड़ा सवाल है, और अगर ये मैं नाम दोबारा चलाऊं, डायरेक्टर साहब ये नाम दोबारा चलाइए एक एक करके, क्योंकि मैं जब बोलो मैं चाहता हूं एक एक करके ये नाम आप देखते रहिए दर्शकों। कौन लोग हैं ये, एक एक करके आप चलाते रहिए। शरद पवार, पी चिदंबरम। तो मैं क्या आपसे गलत कह रहा था? दिग्विजय सिंह। क्या ये वो लोग हैं, जया बच्चन, जिनको आप वोट करेंगे नरेंद्र मोदी के खिलाफ? ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में हरा पाई है नरेंद्र मोदी को। शरद पवार उद्धव ठाकरे को के साथ आके सरकार बना पाए। यह बात असलियत है महाराष्ट्र में। पर क्या ये सारे हारे हुए खिलाड़ी जो 2014 और 19 में हारे थे, एक साथ आके नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे? और उससे भी बड़ी बात, इसमें नाम बीएसपी का मुझे नहीं दिख रहा है, बहन जी का। लेकिन क्या अखिलेश यादव मानेंगे कि ममता बनर्जी उनकी प्रधानमंत्री की कैंडिडेट होंगी? क्या टीआरएस, वो नाम आप चलाते रहिए, क्या टीआरएस मानेगी कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री? दिग्विजय सिंह है ना कांग्रेस से, पी चिदंबरम, क्या ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मान चुके हैं कि ममता बनर्जी होंगी प्रधानमंत्री की दावेदार नरेंद्र मोदी के खिलाफ? बताइए पी चिदंबरम साहब, दिग्विजय सिंह जी, बताइए क्या आप, अगर आप गुरु थे तो राहुल गांधी आपके चेले हुए, क्या राहुल गांधी मानेंगे आज आपकी बात? पी चिदंबरम साहब क्या मानेंगे? और क्या शरद पवार ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाएंगे नरेंद्र मोदी के खिलाफ? क्या तेजस्वी यादव, लालू यादव बोलेंगे कि ममता बनर्जी हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ? तो जब इनके आपस में कुछ क्लैरिटी नहीं, कुछ साफ नहीं, ये किन मुद्दों पर एक साथ आएंगे, किन बातों पर? पश्चिम बंगाल के मुद्दे अलग हो सकते हैं, यूपी के अलग, महाराष्ट्र के अलग। भारत एक राष्ट्र का मुद्दा अलग होता है, नेशनल पर्सपेक्टिव का। क्या ममता बनर्जी उस सोच को ला सकती है, या फिर वो बंगाली या वो बंगला अस्मिता की जो बात करती थी उसी को लेके वो दिल्ली में काबिज होना चाहती हैं सत्ता पे? इसका जवाब आपको देना है दर्शकों। इसीलिए इस पर हम अपनी बहस जारी रखेंगे, आपसे बातचीत और जानकारी आपके पास लाते रहेंगे, क्योंकि ये भारत की बात है और ये आपके लिए महत्वपूर्ण है जानना कि किस तरह से ये सारे नेता एक साथ फिर इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि वो एक साथ नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते, बीजेपी को नहीं हरा सकते, और इसीलिए नरेंद्र मोदी अमित शाह को हराने के लिए ये सब एक साथ हो रहे हैं, एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। तो देखते हैं कौन होता है कितना सफल। आज भारत की बात में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।